नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय अत्री। बात करेंगे आज जो है संवत के विषय में, यानी संवत्सर संवत कैसे बने, कब कब बने और किस बेस पर ये संवतों का निर्माण किया गया। ठीक है। भारतीय तिथि को निर्धारित करने में या शक संवत को बनाने में या आपकी जो कली संवत है या जो विक्रम संवत है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है, यानी एंडोडोमनी और बिफोर क्राइस्ट में क्या डिफरेंस है, और कहां पर हम जो है कॉमन एरा शब्द का उपयोग कर देते हैं। आज की डेट में बीसी और एडी की जगह पे कौन से शब्दों का उपयोग हो रहा है और क्यों हो रहा है, इन चीजों को भी हम जानेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कंपटीशन के दौर में एंट्री तो कर जाते हैं, लेकिन उनको इन बेसिक शब्दावलियों का मीनिंग नहीं पता होता और ये समझ नहीं पाते कि हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी तिथियों को हम लोग लिखते हैं तो वहां पर हम बीसी या एडी का उपयोग क्यों करते हैं, भारत में कौन सी संवत का प्रचलन है, संवत अगर हमें निकालना है तो हम ईस्वी में कितना जोड़ देंगे कि संवत हो जाएगा, या हमें शक संवत की जानकारी अगर करना है तो हम आपकी ईस्वी में कितना माइनस कर देंगे कि हमें शक संवत की जानकारी हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो इंडियन सुनील जी, मंजीत लहारे जी और पूनम, ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग हमारी तरफ से, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए और देखते हैं आज के इस सेशन में कि संवत क्या होता है। ठीक है, और एक एक संवत को हम लोग डिस्कस करेंगे कि संवत के विषय में आपके पास कौन कौन सी जानकारियां पहुंचना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी जानकारियां बच्चों पहुंचना चाहिए, तो एकदम सीक्वेंस से चलेंगे और एकदम क्रम से चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले संवत के विषय में हम बात करते हैं और पहला जो संवत है आपका, ठीक है, वो है बच्चों आपका कली संवत। ठीक है, कौन सा संवत नंबर एक पे आपका आता है? कली संवत। कली संवत, ठीक है। कहते हैं कली संवत का जो प्रारंभ है ये भगवान कृष्ण का, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, माना जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्षों बाद, 20 ईयर बाद, यानी 20 साल बाद, ठीक है, 20 ईयर बाद जो है इसका बच्चों क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि भगवान कृष्ण की मृत्यु जो है इससे 20 साल बिफोर हुई थी। ठीक है, तो कृष्ण की मृत्यु के 20 साल बाद जो है कलि संवत का क्या माना गया है, प्रारंभ माना गया है। ठीक है, और माना जाता है कि 20 साल बाद इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, और परीक्षित का बच्चों जन्म हुआ था। राजा परीक्षित का नाम आपने सुना होगा, और राजा परीक्षित का उल्लेख जो है आपके अथर्ववेद में भी आता है। तो इसे दो तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, राजा परीक्षित का जन्म यानी कल संवत का जो निर्धारण है वो दो आधारों पर किया गया है। एक राजा परीक्षित के जन्म के आधार पर और दूसरा भगवान कृष्ण की मृत्यु के आधार पर। और आप जानते हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, तो एक बहेलिये ने क्या किया था, तीर मारा था और उनके पैर में वो तीर लगा था बच्चों, जिससे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कलि संवत जो है जिसकी डेट कितनी है, कलि संवत की तिथि है 3102 BC। ठीक है, 3102 BC जो है कलि संवत की क्या है, डेट है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कि कलि संवत का उल्लेख सबसे पहली बार बच्चों कहां पे हुआ है। तो कलि संवत का जो उल्लेख है वो सबसे पहली बार पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। ठीक है, तो एहोल एहोल अभिलेख जो है ये 600, एहोल अभिलेख बच्चों ये 634 ईस्वी का है। ठीक है, इसी में सबसे पहली बार कलि संवत का उल्लेख आता है। तो कलि संवत का उल्लेख सबसे पहली बार इसी में आया है। और अगर हम बात एहोल अभिलेख की करें तो एहोल अभिलेख में और भी बहुत सारी जानकारी है, जैसे हर्ष की पराजय की जानकारी है कि पुलकेशिन द्वारा हर्ष को पराजित किया गया था। जैसे कहते हैं इसी में कालिदास और भारवी का उल्लेख आया है। ठीक है, कालिदास और महान कवि भारवी का उल्लेख आया है। इसी में मेगुता मंदिर के उल्लेख आया है। मेगुता मंदिर का निर्माण इसी में बताया गया है। और ये अभिलेख जो है ये रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है।
ठीक है, रविकीर्ति इस अभिलेख का बच्चों क्या है, लेखक है। तो ये जानकारी आपकी कलि संवत के विषय में है। कलि संवत जो है 3102 बीसी का है। ठीक है, कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्ष बाद इसका प्रारंभ माना जाता है और राजा परीक्षित के जन्म की तिथि को कलि संवत स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप जनरली आप देखोगे जैसे गुप्त संवत होगा या अन्य जो संबंध हैं वो राजा के राज्यारोहण से जुड़े हैं, जैसे हर्ष संबंध है, लेकिन यहां पर ये संबंध जो है किसी राज्यारोहण से नहीं जुड़ा है बल्कि जन्म और मृत्यु से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है बच्चों, तो जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए कहते हैं कलि संवत के बाद जो है, कलि संवत के बाद सप्तर्षि संवत की शुरुआत होती है। कौन सी शुरुआत, इसके बाद एक संवत आता है जिसका नाम है सप्तर्षि शुरुआत, सप्तर्षि संवत। ठीक है, इसे कहते हैं सप्तर्षि संवत। इसी को हम लौकिक संवत भी कहते हैं, इसी को लौकिक संवत भी माना जाता है। और यह संवत जो है 3076 बीसी है। कितना है, 3076 बीसी, यानी 3100 में से अगर 25 माइनस कर दें तो 3076 होगा। तो ये माना जाता है कि ये कलि संवत से 25 वर्ष बाद का है। का मतलब हुआ कि ये कलि संवत से 25 वर्ष बच्चों बाद का है, 25 वर्ष बाद का है। और इसका प्रचलन जो है कहां पे था, कश्मीर में। इसका प्रचलन कहां था, कश्मीर में। प्रचलन इसका कहां पे है, कश्मीर में था। ठीक है, इसका प्रचलन कहां है, कश्मीर में है। तो ये संबंध है बच्चों सप्तर्षि संबंध। हाँ, ये पता नहीं चलता कि कश्मीर के किस डायनेस्टी में या कहां पर इसका सबसे पहली बार उल्लेख हुआ है, ये जानकारी हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल आप प्लेस को ध्यान में रखिए कि कहां पर इसका सबसे पहली बार प्रचलन किया गया। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो है बच्चों आपका विक्रम संवत। कौन सा संवत, विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत को हम मालवा संवत भी कहते हैं, इसे मालवा संवत भी कहा जाता है। और ये जो है आपका बच्चों कितना है, 57 बीसी। ठीक है, 57 बीसी, मालवा संवत कितना है, 57 बीसी है। ठीक, अच्छा एक चीज और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई आप 2019 में हैं। ठीक है, तो 2019 क्या है, ईस्वी है। मान लीजिए आप 24 में, सॉरी मान लीजिए हम 24 की ही ले लेते हैं। मान लीजिए आप 2024 में है, 2024 ईस्वी में है, और आपसे कहा जाए कि आप इसे संवत में कन्वर्ट करिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, 57 ऐड कर देंगे, चूंकि ये बीसी है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी पहली सदी से 57 साल पहले हो आप, तो आप इसमें ऐड कर दोगे तो अब संवत आ जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो 11 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, और 2 0, यानी 2081 क्या हो जाएगा, संवत हो जाएगा। ठीक है, जब आप संवत निकालेंगे तो ईस्वी में संवत को ऐड किया जाता है। और अगर आपको जो है शक संवत निकालना हो तो शक संवत बच्चों आपका होता है कितना, 78 ईस्वी। शक संवत कितना है, 78 ईस्वी, जो भारत में स्वीकार किया गया था सबसे पहली बार 1957 में भारत सरकार ने इसे एक्सेप्ट किया। तो अगर शक संबंध निकालना है तो आप इसमें क्या करोगे, 2024 ईस्वी है, आपसे कोई कहे कि भाई इसे शक संबंध में कन्वर्ट करिए, तो इसे क्या करोगे, इतना इसमें माइनस कर दोगे। ठीक है, इसमें इतना क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, शक संबंध होगा। ठीक है, 2024 में अगर आप 78 जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो जो आएगा वो क्या होगा, शक संबंध होगा। ठीक, अब शक जो विक्रम संबंध है हम इस पे आते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा जो है किससे है, विक्रम संबंध से है। तो हम विक्रम संबंध को समझते हैं। तो विक्रम संबंध चलाया गया किसके लिए, किसके द्वारा बच्चों, मालवा के शासक थे, मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा। मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा सबसे पहले इसका क्या किया गया, प्रचलन किया गया। ठीक है, मालवा के शासक विक्रमादित्य खष्ट के द्वारा इसका सबसे पहले क्या किया गया, प्रचलन किया गया। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं। लेकिन ये प्रचलन इन्होंने किस उपलक्ष्य में किया था, तो शक विजय के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में, शक
विजय के उपलक्ष्य में, इन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या किया, प्रचलन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन्होंने किस उपलक्ष्य में इसको चलाया, तो ये उपलक्ष्य क्या था, शक विजय बच्चों। ठीक है, माना जाता है कि शक विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या किया गया, प्रचलन किया गया। और इसका सबसे पहला उल्लेख जो है, सबसे पहला उल्लेख जो है, ठीक है, कहते हैं इसके सबसे माने जैसे आपसे, जैसे कलि संवत की हमने बात किया कि भाई कलि संवत सबसे पहले एहोल अभिलेख में उल्लिखित किया गया है, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार विक्रम संवत का उल्लेख कहां पे हुआ है, तो विक्रम संवत का उल्लेख सबसे पहली बार, विक्रम संवत का उल्लेख विक्रम संवत का उल्लेख सर्वप्रथम गुजरात के शासक, गुजरात के शासक थे जिनका नाम था बच्चों जयमक देव। ठीक है, जिनका नाम है जयमक देव। ठीक है, और इन्हीं का अभिलेख है बच्चों ओखा मंडल में। ठीक है, कहते हैं कि इन्हीं का अभिलेख है जयमक देव का। ठीक है, जयमक देव का अभिलेख, इन्हीं का अभिलेख है जिसका नाम है ओखा मंडल अभिलेख, ओखा मंडल अभिलेख। और ओखा मंडल कहाँ है, गुजरात में, ओखा मंडल अभिलेख। और ये अभिलेख बच्चों आपका जो तिथि है इसकी, कहते हैं कि 794 विक्रम संवत की तिथि इसमें दी गई है, 794 विक्रम संवत की तिथि इसमें दी गई है। तो सबसे पहले जो विक्रम संवत का उल्लेख है वो ओखा मंडल अभिलेख में है, जो किसका है, जयमक देव का। कहीं कहीं ये जयक देव लिखा हुआ है, कहीं कहीं इस राजा का नाम जयक देव है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे जयक देव इसका नाम आता है। ठीक है, कहीं कहीं पे जयक देव बच्चों इसका नाम उल्लेख किया गया है। तो ये तो रही विक्रम संवत की चर्चा। विक्रम संवत के बारे में हमने आपको डिटेल में बता भी दिया कि भाई इसको कैसे निकालोगे, ईस्वी से अगर आपको इसे डिफाइन करना हो, ईस्वी से अगर आपको इसे निकालना हो तो कैसे आप इसे निकालोगे। ठीक है, चले आगे, आइए देखिए। अगला है जो है आपका शक संवत, शक संवत। अगला है आपका शक संवत, जिसकी तिथि है 78 ईस्वी। ठीक है, और इसका प्रचलन किया बच्चों किसने, इसका प्रचलन किया प्राण शासक कनिष्क ने, प्राण शासक कनिष्क के द्वारा इसका प्रचलन किया गया। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसका प्रचलन किया गया, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बच्चों इसका क्या किया गया, प्रचलन किया गया। ठीक है, और कहते हैं इसका जो मने इसका दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में इसका क्या नाम था, दक्षिण भारत में इसे क्या कहते थे भाई, उत्तर भारत में शक संवत कहते हैं, दक्षिण भारत में शक संवत का नाम क्या था, दक्षिण भारत में शक संवत का नाम तो शालिवाहन, इसका नाम है दक्षिण भारत में बच्चों, क्या नाम है, तो इसका नाम है शालिवाहन। ठीक है, शालिवाहन। ठीक, शालिवाहन सकांद, शालिवाहन सकांद बच्चों। कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार ने इसे बच्चों, भारत सरकार द्वारा 22 मार्च को, 22 मार्च 1857 को, सॉरी 1957 को, 22 मार्च 1957 को स्वीकृति दी गई। और इसी का वर्तमान में जो क्या है, प्रचलन है। ठीक है, वर्तमान भारत का जो कैलेंडर है उसमें शक संवत को ही क्या की गई है, मान्यता दी गई है। ठीक है, वर्तमान में हमें जो है, हम शक संवत को ही क्या करते हैं, मानते हैं। और इसी को आप वर्तमान में क्या बोलते हो, इसी को आप जो है वर्तमान में राष्ट्रीय संवत कहते हैं। इसी को वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संवत।
तो वर्तमान में हम बच्चों इसी को राष्ट्रीय संवत कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आप ईस्वी से, अगर आप ईयर से शक संवत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप 2023 में हैं, एग्जाम्पल के लिए, इसमें अगर आप 78 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा शक संवत। 78 अगर आप माइनस कर देंगे इसमें तो क्या निकल जाएगा, शक संवत निकल जाएगा। तो जो आएगा वो शक संवत होगा, ठीक है, जो भी आएगा वो क्या होगा, शक संवत। ऐसा इसलिए माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एडी के बाद का, एडी में है, एडी माने पहली सदी से आगे है, पहली सदी से 78 साल आगे है, तो 78 साल माइनस करना पड़ेगा आपको पहली सदी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये माइनस होगा। विक्रम संवत चूंकि बीसी में है तो विक्रम संवत को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। विक्रम संवत को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब इसे कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया तो फिर इसे हम शक संवत क्यों कहते हैं। ये तो किसी ने पूछा नहीं कमेंट बॉक्स में कि फिर हम इसे शक संवत क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं कि भाई इसका प्रचलन तो कुषाणों ने किया तो इसे शक संवत क्यों कहते हैं, शक संवत क्यों, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है क्योंकि सर्वाधिक, क्योंकि सर्वाधिक शकों ने इसका उपयोग किया। बच्चों आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते तो मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो है, क्योंकि सर्वाधिक शकों द्वारा इसका उपयोग किया गया, क्योंकि सर्वाधिक शकों द्वारा इसका क्या हुआ, उपयोग हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शक संवत, ठीक है। इस शकों द्वारा इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया, दैट्स नेम इज द शक संवत, ठीक है। तो शकों द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने के कारण जो है हम इसे बच्चों क्या कहते हैं, शक संवत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कलचुरी संवत या चेदी संवत, ठीक है। अगला है जो है आपका कलचुरी संवत या चेदी संवत। कलचुरी संवत, इसी को हम चेदी संवत भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। इसको हम चेदी संवत भी कहते हैं, क्यों कहते हैं। इसकी तिथि है 248 ईस्वी, ठीक है। कहा जाता है कि इसका प्रचलन जो है, इसका प्रचलन पश्चिम भारत के आभीर वंश के राजा, पश्चिम भारत के आभीर वंश के राजा, आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन द्वारा बच्चों चलाया गया। किसने चलाया, पश्चिमी भारत के आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन द्वारा। किसने चलाया, ईश्वर सेन ने, ठीक है, किसने चलाया, तो ईश्वर सेन ने, ठीक है। ईश्वर सेन ने बच्चों इसे क्या किया, प्रारंभ किया। अब यहां से एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि भाई अगर ईश्वर सेन ने इसे शुरू किया था, ठीक है, तो पहले हम इसे क्या नाम देते थे, कलचुर संवत, लेकिन बाद में हमने इसको चेदी संवत कहा, ठीक है। तो आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन ने शुरू किया था, तो बाद में इसे कलचुरी वंश या चेदी वंश, देखो कलचुरी तो स्थान है, ठीक है, जो कलिंग में था, जो कहां था, कलिंग में। एक मिनट बच्चों, जो कहां था, कलचुरी में था, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि भाई इसको हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो माना जाता है बच्चों कि आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन के मरने के बाद कलचुरियों द्वारा इसे क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। कलचुरियों के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया और सबसे ज्यादा प्रचलन इन्हीं के द्वारा किया गया। कलचुरियों द्वारा सर्वाधिक उपयोग इसका हुआ। कलचुरी माने चेदी वंश, कलचुरियों द्वारा सर्वाधिक उपयोग बच्चों इसका किया गया। इसीलिए जरा सा पानी दीजिएगा, इसीलिए जो है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, चेदी वंश, चेदी संवत या कलचुर संवत बच्चों कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे चेदी संवत या कलचुर संवत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मध्य भारत पर शासन करने वाला
एक त्रिकुटक नामक जो है मध्य भारत पर शासन करने वाले एक छोटे से वंश द्वारा बच्चों इसका लंबे समय तक प्रचलन किया गया। यानी जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आ गए तब तक इस संबत को कौन लेके आगे बढ़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये संबत कब तक चला, तो ये संबत चला मुस्लिमों के आक्रमण तक। ठीक है, जब तक भारत में तुर्क नहीं आ गए, मुस्लिम आक्रमण तक ये प्रचलन में बना रहा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई तब तक इसे किसने बनाए रखा, कौन इसे तब तक बनाए रखा, तो इसे बनाए रखने का काम था मध्य देश के राजा थे जिनका नाम था त्रिकुटक। मध्य देश के राजा त्रिकुटक, 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 ये बच्चों मध्य देश के राजा थे जो इस संवत को तब तक बनाए रखे जब तक भारत में तुर्कों का आगमन नहीं हो गया। ठीक है, जब तक भारत में तुर्कों का आगमन नहीं हो गया तब तक इस वंश के द्वारा इस संवत का बच्चों प्रचलन किया गया। ठीक है, चले आगे। आइए अब चलते बच्चों, आपके ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर क्वेश्चन आएगा, यहां से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला जो संबंध आता है वो है आपका गुप्त संबंध। और यह गुप्त संबंध जो है कब है, तो गुप्त संबंध है आपका 319 ईस्वी। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण है। ये राजा चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की बच्चों क्या है, तिथि। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया, इसी को हम वल्लभी संबंध भी कहते हैं। इसी को वल्लभी संबंध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी को वल्लभी संबंध भी कहते हैं, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों बच्चों बताइए, क्यों कहते हैं इसे वल्लभी संबत? क्योंकि वल्लभी संबत तो काफी, वल्लभी राज्य तो काफी बाद का है। क्योंकि वल्लभी राज्य जो है ये गुजरात का है बच्चों, ये गुजरात का है। गुजरात में जो वल्लभी राज्य था, यहां पर मैत्रक वंश हुआ करता था। याद करिए, मैत्रक वंश हुआ करता था। और इसी मैत्रक वंश में हर्षवर्धन ने अपनी, हर्षवर्धन ने, एक बेटा कौशी का फोन आ रहा है, ठीक चलिए कट गया। तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगर आपको याद होगा तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किया था। ठीक है, इसी वंश में। तो इसका मतलब है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद की डायनेस्टी है। भैया हम यही तो पूछ रहे हैं कि भाई इसे वल्लभी संबत क्यों कहते हैं, तो कहते हैं गुप्तों के पतन के बाद वल्लभी राज्य द्वारा या वल्लभी के मैत्रक राज्य द्वारा इसका सबसे ज्यादा प्रचलन किया गया। वल्लभी के मैत्रक राज्य द्वारा सर्वाधिक इसका क्या हुआ, प्रचलन, सर्वाधिक उपयोग कह सकते हैं आप, कि सर्वाधिक इसका क्या हुआ, उपयोग हुआ। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा, पूछेगा कि भाई गुप्त संबंध जो था, इस गुप्त संबंध का उपयोग सर्वप्रथम कहां हुआ। तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सर्वप्रथम, इसका उपयोग सर्वप्रथम बच्चों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में इसका सबसे पहली बार इसका क्या होता है, उल्लेख किया जाता है। तो गुप्ता डायनेस्टी में मथुरा अभिलेख जो है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, इसी अभिलेख में सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, आपके गुप्त संबंध का क्या होता है, उल्लेख होता है। ठीक है, सबसे पहली बार बच्चों इसका उल्लेख किया गया है।
अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई गुप्त संवद के विषय में किस विदेशी ने जानकारी अर्जित किया था या किसने इसे स्थापित किया, तो उसका नाम है जेपी फ्लिट। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि किस विदेशी ने इसके विषय में जानकारी किया, ठीक है, तो उनका नाम है जेपी फ्लिट। ठीक है, इन्होंने ही इस पर रिसर्च किया था, जेपी फ्लिट पर। का वीडियो कॉल आ रहा, आजाद। काट दीजिए। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है बच्चों, माफी चाहेंगे सर्वेंस के लिए। चलिए, अगला है आपका हर्ष संबंध। अगला है आपका हर्ष संबंध। बार बार अब देखिए, हर्ष संबंध बच्चों, आइए देखिए हर्ष संबंध। तो हर्ष संबंध जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, हर्ष संबंध हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है, कहते हैं कि इनके जो राज्यारोहण की तिथि है, राज्यारोहण की तिथि, हर्ष के राज्यारोहण की जो तिथि है कि ये 606 से 647 तक शासक रहा। ठीक है, तो जो 606 है इसी को हम हर्ष संबत कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहा जाता है? हर्ष संबत। ठीक है, तो देखिए दो ऐसे संबंध हैं, एक गुप्त संबंध और दूसरी हर्ष संबत। ये दोनों ऐसी संबंध हैं जो राजा के राज्यारोहण से जुड़ी है। ठीक है, दोनों जो है राजा के राज्यारोहण से बच्चों ये जुड़ी हुई है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये कभी भी आपसे पूछी जाती है। लेकिन कहते हैं इतिहासकारों में काफी मतभेद है इसकी एग्जैक्ट तिथि को लेकर। जैसे 606 जो है माना जाता है ना, कहीं कहीं पे 619 दिया है और कहीं कहीं पे 648। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डाउट बना हुआ है, लेकिन ज्यादा एथेंटिक जो है वो 606 है। ज्यादा एथेंटिक बच्चों क्या है? 606। ठीक है, सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा एथेंटिक 606 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों आपका एक नई संबंध है जिसका नाम है कोल्लम संबंध। ठीक है, अगली जो संबंध है वो है कोल्लम संबंध। ठीक है, अगली संबंध है कोल्लम संबंध। इसकी तिथि है 824 ईस्वी। ठीक है, 824 ईस्वी। कहते हैं इसका प्रारंभ जो है आपके मालाबार क्षेत्र में, मालाबार कहां पड़ेगा? केरला में। मालाबार क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया। मालाबार क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया। क्योंकि आपको पता है कि यहीं पर 788 ईस्वी में शंकराचार्य का बच्चों जन्म हुआ था, केरल के कलाड़ी में। ठीक है, केरल के कलाड़ी में इनका जन्म होता है और बड़ी कम उम्र में जो है इनका बच्चों निधन भी हो गया। ठीक है, तो इनके द्वारा ये प्रचलन किया गया था 824 में कोल्लम संबंध। इसके द्वारा महान आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, अद्वैतवाद की थ्योरी किसकी है? शंकराचार्य की है। ठीक है, तो कोल्लम संबंध बच्चों ये शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले संबंध की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले संबंध का नाम है नेवारी संबंध या नेपाली संबंध। ठीक है, नेवारी संबंध या नेपाली संबंध। अगला है नेवारी
संवद या नेपाली संवद, नेवारी संवद या नेपाली संवद। इसकी तिथि 879 ईस्वी है और इसे राजा जयमल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राजा जयमल ने बच्चों इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, तो नेवारी संवद जो है या इसे नेपाली संवद भी कहते हैं, तराई क्षेत्र में प्रचलन में थी ये, इसे राजा जयमल के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इसकी तिथि है 800, कितनी है 879 ईस्वी। ठीक है, 879 ईस्वी जो है इसकी बच्चों क्या है, तिथि है। नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी लोग। चलें आगे। चलिए, अगला संबंध है आपका लक्ष्य, आपका अगला जो संबंध है बच्चों वो है आपका लक्ष्मण संबंध। लक्ष्मण संबंध, लक्ष्मण संबंध, और ये संबंध है कब का, 1119 ईस्वी का, 1119 ईस्वी का। और इसे किसने चलाया, बंगाल के सेन वंशी शासक, बंगाल के सेन वंशी शासक, बंगाल के सेन वंशी शासक जिनका नाम था बच्चों लक्ष्मण सेन। कहते हैं कि लक्ष्मण सेन के बाद बल्लाल सेन का शासन आता है। ठीक है, और दोनों महान भाइयों ने किताबों की रचना भी किया था। कहते हैं बख्तियार खिलजी इन्हीं के समय अटैक किया था और इन्हीं के समय जो है उसने विक्रमशिला, नालंदा वगैरह को बच्चों नष्ट किया था। तो लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन, हाँ लक्ष्मण सेन ही थे, ये भाग के बच्चों लखनऊती चले गए थे। तो इनके द्वारा जो है लक्ष्मण संबंध का प्रचलन किया गया, जिसकी तिथि है 1119 ईस्वी। ठीक है, जिसकी तिथि है 1119 ईस्वी। ठीक है, अगला है बच्चों सिद्ध संबंध। सिद्ध संबंध से सिद्ध भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं। ठीक है, सिद्ध भी या सिंह संबंध कह सकते हैं आप इसे। और इसको चलाया था बच्चों चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह, इन्होंने शारदा मंदिर का निर्माण भी कराया था। जयसिंह सिद्धराज, इन्हीं के आगे अगला जो शासक था बच्चों उसका नाम था कुमारपाल, जो जैनिज्म को फॉलो कर लिया था अपने राज्य में, जो है उसने पशु बलि पे निषेध कर दिया था। तो जयसिंह सिद्धराज, इसीलिए इसको सिद्ध कहते हैं, ये सिद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो डेट है उसे भी आपको बता दें। तो इनकी डेट है बच्चों 1113-14। ठीक है, ईस्वी। इनकी जो संबत की तिथि है वो है 1113-14। चालुक्य वंश के राजा जयसिंह सिद्धराज के द्वारा चलाया गया, जयसिंह सिद्धराज के द्वारा इसे चलाया गया था। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज के द्वारा बच्चों इसका प्रचलन किया गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलें आगे। चलिए, एक और है अंतिम, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग। एक और लास्ट बची हुई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है आनंद विक्रम संवत। आनंद विक्रम संवत, आनंद विक्रम संवत। इसका प्रचलन इसका है 1192। और इसका उपमने इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया है, इसका प्रयोग कहिए या उल्लेख कहिए, आपके चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं बच्चों और आपके पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में रहते थे। तो चंद्रबरदाई की एक रचना है, चंद्रबरदाई की बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये आपके हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य
इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है और ये दरबारी लेखन की परंपरा है। कहते हैं कि चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अपने शासक यानी राय पिथौरा, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। पूरी जब उनको तहखाने में बंद किया था तब भी वो लिखते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण, ता बैठा सुल्तान मच्चू को चौहान। तो चाटुकारिता जो है अपने चरम पर दिखती है चंद्रबरदाई की। ठीक है, हालांकि चाटुकारिता आज भी आपको देखने को बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों उल्लेख किया गया है इस संवत का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बच्चों श्रीलंका में, तो श्रीलंका में बुद्ध संवत और जैनिज्म संवत चलता था। ठीक है, बुद्ध संवत और जैनिज्म संवत आपके श्रीलंका में, जैसे पूछ ले, मान लीजिए आपसे अगर पूछे कि भाई बुद्ध संवत और जैनिज्म संवत कहाँ चलता था, बुद्ध संवत और जैन संवत, तो बुद्ध संवत और जैन संवत जहां भारत में जन्म लिया दोनों धर्मों ने, वहां नहीं बल्कि कहाँ था, श्रीलंका। इसकी तिथि वगैरह तो स्पष्ट नहीं है। एक आपका बच गया, वो है बच्चों आपका 622 ईस्वी का हिजरत संवत, या इसे हिजरी संवत कहते हैं, इसे हम हिजरी संवत कहते हैं। और ये तब की तिथि है जब पैगंबर ने बच्चों हिजरत किया था। पैगंबर के हिजरत की ये तिथि है, पैगंबर के हिजरत की तिथि मानी जाती है। ठीक है, पैगंबर के हिजरत की ये तिथि है। ठीक है, जिसे आप हिजरी संवत कहते हैं, आप क्या कहते हैं, हिजरी संवत। तो ये तो रही संवत की बातें। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम एंडोडोमनी एडी और बीसी की कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेके डाउट में रहते हैं। ठीक है, बीसी और एडी को लेकर, एंडोडोमनी और आपका बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो जैसे देखो ये एक काल्पनिक तिथियां हैं, जैसे ईसा मसीह के जन्म को जो है अपने यहाँ कौन सा कैलेंडर है, तो ग्रेगेरियन कैलेंडर है। कौन सा है, ग्रेगेरियन। ठीक है, ग्रेगेरियन कैलेंडर है। तो जो ग्रेगेरियन कैलेंडर अपने यहाँ बनाया गया है, ठीक है, इसे 1 जनवरी प्रथम सदी को ईसा मसीह की जन्मतिथि मानकर बनाया गया। अब ईसा मसीह की जो जन्मतिथि है ये काल्पनिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स इसी डेट को हुई थी। लेकिन जैसे हम लोग विदेशी यात्रियों के आगमन को पढ़ने के लिए सिकंदर के आक्रमण की डेट को आधार मानकर उनके आने के क्रम को डिफाइन करते हैं कि सिकंदर के पूर्व के विदेशी यात्री, सिकंदर के साथ के यूरोपीय यात्री, सिकंदर के बाद के यूरोपीय यात्री, वैसे ही यहां पर भी समय को बांटने के लिए, इस कैलेंडर को बनाने के लिए ईसा मसीह की जन्मतिथि को 1 जनवरी प्रथम सदी मानकर क्या किया गया, इस कैलेंडर को बनाया गया। और इस 1 जनवरी प्रथम सदी से पहले का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं। और 1 जनवरी प्रथम सदी के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, अब जैसे इसके आगे आप बढ़ोगे तो आज हम 21वीं सदी में है, 2024 में है। एक सदी 100 साल की होती है, तो आज हम 21वीं सदी में, लेकिन पहली सदी से पहले का जो समय है उसे हम किस में दिखाएंगे, बिफोर क्राइस्ट में दिखाएंगे। अब देखिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं कि 1 जनवरी को ही पैदा हुए थे, ठीक है, इसलिए आजकल जो है एडी और बीसी के स्थान पर बच्चों कुछ नई चीजों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे बीसी के लिए बीसीई, बिफोर कॉमन एरा शब्द यूज होता है, यानी बीसी के लिए अब एक नया शब्द आता है। ठीक है, और वो शब्द है बीसीई, इसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। यानी ये देखो, यानी इसका मतलब हुआ लगभग, सी का अर्थ यहां किससे है, लगभग से है। ठीक है, तो चूंकि एकदम फिक्स नहीं है इसलिए अब बीसी की जगह पे बीसीई शब्द का बच्चों उपयोग किया जाता है। और आपका जो दूसरा है, ठीक है, यानी जो आपका एडी है, एडी की जगह बच्चों सीई शब्द यूज होता है, कॉमन एरा। ठीक है, एडी के स्थान पर क्या यूज करते हैं, सीई, सीई का मतलब हुआ कॉमन एरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉमन का मतलब हुआ लगभग, कॉमन का मतलब हुआ लगभग।
तो बच्चों ये आपकी आज की वो थी। और एक चीज आपको और बता दें, और एक चीज आपको बताना चाहेंगे बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक पिछले लंबे समय से जो है आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई आपको आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, एक कंप्लीट आपको बैच चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट बैच के लिए जो है आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप लोगों की संख्या काफ़ी निराशाजनक और कम है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भावना जी। तो आप लोगों के लिए मैंने बैच अनाउंस कर दिया है, जो भी नेट जे बैच लेना चाहते होंगे, नवजीवन बैच हमने स्टार्ट किया है। ये दिसंबर 2024 और जून 2024 के जो बच्चे हैं दोनों ले सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप दिसंबर में देना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोफेसरशिप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक। और साथ साथ यहाँ पे जो क्लास मोड होगा, लाइव होगा, रिकॉर्डिंग होगा, फ्री नोट्स आपको मिलेगा, आपको कंपाइल नोट्स भी प्रिंटेड मिलेगा, साथ साथ प्रैक्टिस आपकी होगी और आपकी पीडीएफ्स आपको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दूंगा मैं, ठीक है। आपकी जो बैच के चार्जेस हैं वो 10,000 रुपये हैं, लेकिन अभी इस पर छूट चल रही है तो 7500 रुपये चार्ज है, यानी 25% ऑफ है, ठीक है। बैच को आप परचेज कैसे करोगे? तो बैच को परचेज करने के लिए ये ऐप है डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन करके जो है, ठीक है, को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या नीचे लिंक दिया है वहां से भी जाके कर सकते हैं। और ये नंबर है, इस नंबर पे जाके आप कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको बात करनी है आप कर सकते हैं, कोई मैसेज करना कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह बैच को आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू हमारी तरफ से, बहुत सारा प्यार बच्चों, थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए।